ये देखो भी कक्षा 11 का है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये अब की बार अपना कक्षा 11 के लिए नया सिलेबस आया है और इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पर यह भी पढ़ने लायक है कि संविधान का जो अनुच्छेद 51 का जो जोड़ा गया कि अपने मूल कर्तव्य सत्य और कर्तव्य निष्ठा से संकल्प लेता या लेती हूँ कि मैं संविधान के और इसके आदर्श राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करूँगा, आदर करूँगा। ये आपको पढ़ना है। वैसे ये पॉलिटिकल का टॉपिक है लेकिन यहाँ भी आप याद करेंगे। ये अपने भारत के संविधान की उद्देशिका है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ध्यान देना यहाँ पर सामाजिक रूप मतलब समाज के रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीति की दृष्टि से उनको न्याय मिलेगा। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने विचार लिखित में मौखिक रूप से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से विचार और अभिव्यक्ति जो अपनी भावनाएं उसको अभिव्यक्त कर सकता है बशर्ते कि वो विचार और जो अभिव्यक्त किए गए जो उनकी बातें हैं वो देश के अहित में ना हो। उपासना की स्वतंत्रता देगी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ये तारीख भी याद रखनी है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। अब इसके नीचे कुछ छोटी बातें लिखी। संविधान में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ था जिसको 42वां संविधान संशोधन कहते हैं और 42वें संविधान संशोधन को वैसे भारत का मिनी संविधान भी बोलते हैं, मतलब छोटा संविधान, यानी इसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई। अधिनियम 1976 की बात है। धारा 3 जनवरी 1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ था ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ऊपर लिखा गया ना, देखो दो लिखा गया। ये संविधान है 42वां संशोधन है। अधिनियम 1976 की धारा 2 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता की स्थापना। और ऊपर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो पहले क्या था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे। उसके बाद में ये जो आपकी किताब है इसका जो सिलेबस है वो अपने बोलते हैं साधारण भाषा में बोलते हैं ना एनसीईआरटी की किताब। तो ये देखो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली वो सिलेबस है। अपने यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के द्वारा इसको प्रिंट करके आपके बीच में पहुँचाया गया है। तो कक्षा 11 के लिए ये है और यहाँ ये पेज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है आपके लिए, एक बार पढ़ना है इसको। भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 अनिवार्य शर्तों कुछ अपवादों और युक्ति युक्त निर्बंधन के अधीन द्वारा प्रदत्त ये अपने भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। इसमें समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि आपकी कक्षा 11 के लिए आपको इस साल किस प्रकार का सिलेबस मिलेगा। तो वो दे रखा है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में भूगोल एक विषय के रूप में क्या है वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों महाद्वीपों का वितरण कैसे हुआ वो पढ़ना है। तीसरी यूनिट के अंदर भू आकृतियाँ जैसे खनिज शैल चट्टानें, भू आकृति की प्रक्रियाएँ, भू आकृति और उनका विकास कैसे हुआ। फिर जलवायु, वायुमंडल का संगठन संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा इकाई 5 के अंदर अपने जल, महासागरीय जल संचलन, ये भी अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। इकाई 6 के अंदर पृथ्वी पर जीवन जैव विविधता और संरक्षण, वो भी इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। अब एक बार फिर यहाँ पर दे रखा है कि भारत का संविधान भाग 4 क के अंदर नागरिकों के जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51 क में कि मूल कर्तव्य क्या क्या है वो भी आप इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होती है आपकी पहली यूनिट भूगोल एक विषय के रूप में।
इस इकाई के विवरण है। भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल की क्या विशेषता है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो देखो तो किताब साथ में खुली होनी चाहिए, भूगोल की किताब। ये 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है, यहाँ से हम अपने पढ़ेंगे। ये है यहाँ भूगोल एक विषय के रूप में। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया। आप विश्व और विभिन्न भागों के भौगोलिक तत्वों से परिचित है। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे और पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं, खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, मृदा है, जल का उपयोग हमने अपने आहार उत्पादन के प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों, वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। और ये ध्यान रहना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि और लोगों से परिचित है, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने, समय पर स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आपको मानचित्र में परिवर्तित गोलक, ग्लोब जिसको अपने बोलते हैं, उसको समझने में धरातल के आपको दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होगी। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है यथा जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको बोलते हैं ना, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, संगणक मानचित्र कला यानी कंप्यूटर जो कार्टोग्राफी होती है, उसके रूप में आप जो ज्ञान प्राप्त किया, जो कुशलता प्राप्त की, आपको राष्ट्रीय स्तर विकास में योगदान करने की योग्यता से लेस करती है। तो ये अपने यानी भूगोल पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा वो बातें इसके अंदर बताई गई है। अब आप अगला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे भूगोल है क्या? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, यानी अपना घर है पृथ्वी, और यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, ये तो आप नहीं जानते हैं। अगर एक गांव के अंदर भी आप देखोगे तो पृथ्वी का अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। और इसके अगर भौतिक स्वरूप की बात करें तो बहुत बड़ी भिन्नता भौतिक स्वरूप में पाई जाती है। यहाँ देखो कहीं पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, तो कहीं पहाड़ियाँ मिलेगी, कहीं पहाड़ियों के बीच में, पर्वतों के बीच में घाटियाँ मिलेगी, तो कहीं पर्वतों के फिर पैरों के नीचे जाओगे आप, वहाँ से मैदान शुरू हो जाएंगे, और फिर मैदानों के ऊपर जो है वो पठार भी होते हैं, समुद्र भी आपको देखने को मिलेंगी, झील भी देखने को मिलेगी, रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, वन और उजाड़ क्षेत्र भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी कई वन मिलते हैं तो कई मरुस्थल भी मिलता है, बर्फ जमी हुई मरुस्थल भी हो सकते हैं। या सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। और सांस्कृतिक विकास को की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित, यानी मानव ने जो सर्जन किया, गांव बनाए, नगर बनाए, सड़कें बनाई, रेलों का विकास किया, पतनों का विकास किया, यानी बंदरगाहों का विकास किया, बाजार बनाए, और मानव ने और भी बहुत सारे तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत है। ध्यान देना, यहाँ पर भौतिक पर्यावरण मतलब जो भूगोल के पर्यावरण की बात करते हैं, और अपने उस क्षेत्र के जो सांस्कृतिक लक्षण हैं उनके मध्य जो संबंध है उनको भी भूगोल के अंदर समझा जाता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। तहत शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का क्या है? वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था इरेटोस्थेनीज ने। ये ध्यान देना है, एक ग्रीक विद्वान थे 276 से 194 ईसा पूर्व। उसने भूगोल विषय का यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आप याद रखोगे, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफस का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। ये अपने जियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन करता है। अर्थात हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर भूगोल कहलाएगा।
इस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, अंडरलाइन करेंगे आप इस बात को। नमस्कार जी, बढ़िया जी। तो बच्चों यहाँ से अंडरलाइन करना है कि विद्वान भूगोलवेता जो है वो क्या मानते हैं, भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुत आयामी होती है, अर्थात बहुआयामी का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा बातों का ध्यान हो। पृथ्वी भी बहुआयामी है, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, भूमि से संबंधित, मृदा विज्ञान यानी जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, समुद्र विज्ञान, समुद्र का, महासागरों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर, मौसम विज्ञान और अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृ विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध भी है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है, अनेक तत्वों में समानता और कई में असमानता भी पाई जाती है। इसलिए भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना क्या लगता है, तार्किक लगता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों की जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर है, उनका अध्ययन करेंगे अपने भूगोल के अंदर। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में क्या होते हैं बच्चों, भिन्न होते हैं। भूगोलवेता जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन ही नहीं करते हैं, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। यानी ये विभिन्नताएं आई कहाँ से। फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से यानी एक देश और एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में अगर अलग अलग फसल बोई जाती है ना, जैसे यूपी है, बिहार है, अपने उसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, दिल्ली का कुछ एरिया, हरियाणा और पंजाब है, वहाँ चावल बोया जाता है। तो चावल बोया जाता है, अब चावल अपने राजस्थान में हो जाएगा क्या, हालांकि अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में होते हैं, कुछ दक्षिण राजस्थान में भी होता है, लेकिन अब बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ को भोतवेरी है, चूरू है, इन क्षेत्रों में चावल की पैदावार नहीं हो सकती। कारण क्या है कि वहाँ की मिट्टी नहीं है चावल के लायक, वहाँ की जलवायु चावल के लायक नहीं है, बाजार में यहाँ चावल की मांग नहीं है, आपने तो ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे और गेहूँ। तो यानी ये विभिन्नता आती है, इसके पीछे कोई न कोई कारण है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्यकारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेता तत्वों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। तो आज इतना ही पढ़ांगा, 8 का आ गया, हाँ ठीक है नहीं, आज इतो पढ़ो और प्रश्न उत्तर पीछे देखो और इन्हें पैराग्राफ में अंडरलाइन करने की बात कही, अंडरलाइन करो, लाइना याद करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी की किताब है तो इसमें पैराग्राफ से ही मिलेंगे सारे, ये देखो अलग अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछली बार जो पढ़ा है ना राजस्थान बोर्ड की, उसके हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अपने पढ़ेंगे एक एक करके, आज सारे बच्चे यही पढ़ेंगे। भौतिक है भूगोल के सिद्धांत, कक्षा 11 भौतिक भूगोल के सिद्धांत।